एवरीवन, आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 12th क्लास का। आज केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन पेपर, स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, देख लीजिएगा संतुष्टि के लिए, क्योंकि आप लोग प्रमाण के बिना नहीं ना मानते हैं कोई की गलती कर रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये नहीं कि एक का बी या दो का सी या तीन का डी, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम। वो आंसर होगा तो कैसे होगा, बुक में भी आपको मिला होगा, एक का बी या दो का सी इस तरह से होगा। हाँ हो गया, आप सब देख लिए, वो छाप दिया, आप देख लिए, हो गया, आप पढ़िएगा नहीं। लेकिन होगा कैसे, पूरा रीजन बताया जाएगा आपको इस वीडियो में। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको काम के लायक चैनल लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा स्क्रीन पर, वहां से देखना होगा और उसका आंसर आपको बताना होगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपश्वसन है जो किसका कह रहा है, तो क्वेश्चन भी आपको लिखा होगा Na3Cr, और इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा। इसका आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसंयोजी संख्या ज्ञात करना है। अब आपको तो ये पता है टोटल का कितना होता है उपसंयोजक, 0 होता है, ये तो पता है ना। तो देखिए, यह एक भाग हुआ, मैं इसे बता दे रहा हूं, यह एक भाग हुआ और यह एक भाग हुआ। तो यह 0 कब होगा, जब यह +3, ये तो आपको पता है ना, सोडियम का क्या होता है +1, लेकिन 3 गो सोडियम है तो +3 होगा। और जब यह +3 होगा, अब इसको टोटल का 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो -3 लेना पड़ेगा, तभी जाकर ना 0 होगा। होता है ना आपका +3 और -3 बराबर 0। हमें ज्ञात किसको करना है, CR का बताना है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, इतना तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हमको CR का ज्ञात करना है, तो कैसे करिएगा, तो आइए इसको देखते हैं। तब इतना भर का, ये इसका, सिर्फ इसका देखिए क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर -3 हो गया है, ठीक है। और टोटल का कितना होगा 0, लेकिन इतना भर का -3। इसके बाद देखिए, ये आपका दिख रहा है C2O4, इसको CO इस रूप में हुआ है, यह माइनस जो है कई बार -2, मतलब इतना का आपका C2O4 का कोऑर्डिनेशन नंबर, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है, -2 है, इतना भर का, सिर्फ इतना भर का। 3 गो है तो -6 होगा। अब देखते हैं, लेकिन हमें ज्ञात करना है इसको, तो इसका मान लीजिए कि 1 होता है, कितना होता है 1 मान लीजिए। अब आपका C2O4 का कितना है, तो -2 है, कई गो है तो 3 गो है, 3 से गुना इक्वल टू कितना है इसका, ये टोटल का -3 है, तो -3 लिखिए, समझ रहे हैं ना ये बात। इसके बाद आगे x, ये कितना हो जाएगा -6 और बराबर -3। अब आपका क्या होगा -3, और ये जाएगा तो +6 हो जाएगा, होगा ना, -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा। अब घट कर कितना हो जाएगा 3, तो CR का कितना हो गया आपका 3 हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में सेम टू सेम रहेगा, क्वेश्चन दे देगा। एक और होता है K3, अब यहाँ पर सिर्फ F ही कर देगा, बाकी सब इसी तरह से, ठीक है। आप पूछेगा Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सेम प्रोसेस, सेम चीज होता है, क्योंकि सोडियम का भी +1 होता है, इसीलिए इसका +3 हो जाएगा, तो Fe का भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये अभी एक तत्व है, क्वेश्चन पूछा भी है ये वाला, अभी आपको 2020 में ये वाला पूछा है, तो समझ गए ना। इस तरह के क्वेश्चन दिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपको इसी तरह से हल करना होगा। और कैसे बनेगा ये तो पूरा डिटेल हो गया ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्या यह टेक्निक आपको अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए मुझे, और अपने दोस्तों के पास थोड़ा शेयर करिए, इस चैनल के बारे में बताइए। आइए 2 नंबर क्या है, आवर्त सारणी ग्रुप 16 में। अब ग्रुप 16 में देखते हैं, ग्रुप 16 में कितने तत्व हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ट्रिक क्या होता है ग्रुप 16 के लिए, ओस से टेपो, ओस से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम,
इतना तत्व होता है ग्रुप 16 में। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व ऑप्शन कौन कौन है। ए में आपका सल्फर हो गया, बी में आपका सोडियम हो गया, और सी में आपका लोहा हो गया, और डी में आपका नाइट्रोजन हो गया। क्या दिख रहा है? सल्फर दिख रहा है ऑक्सीजन के अलावा सल्फर। क्या आपको सोडियम लोहा नाइट्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आपका सल्फर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो 2 का ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल से इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ तरीका बदल सकता है लेकिन पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। पीरियोडिक टेबल के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा, टोटल ए टू जेड मुजबानी। जिस तरह मंत्र पढ़ते हैं, किसी का नाम ध्यान में रहता है, उसी तरह जप दीजिएगा। उस तरह का मैं ट्रिक बताऊंगा पीरियोडिक टेबल याद करने का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन फिलहाल देखते हैं। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण को व्यक्त करता है? देखिए परासरण दाब को पाई से हम डिनोट करते हैं। क्या होता है? पाई V = NRT होता है। V आयतन होता है, तो पाई बराबर NRT/V होता है। अब देखिए N/V, यह N है, V बराबर C होता है, तो क्या हो जाएगा? पाई बराबर CRT हो जाएगा। अब पाई को यहाँ पर P लिख दिया है, तो CRT, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 3। अब देख रहे हैं, आपको ये वाला दे देता, आप खोज रहे होंगे NRT/V, लेकिन दे क्या दिया है? ये वाला। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। और मैं पढ़ाया हूँ ना आप लोगों को, मतलब आप लोग को नहीं पढ़ाया हूँ लेकिन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो ये सारे चीज मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट सबको। वो सब देखेगा तो उन लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसमें कौन क्या था? आर क्या था? विलियम स्थिरांक। एन क्या था? मोलों की संख्या। टी टेम्परेचर अभी आयतन। और पाई से डिनोट किसको करते हैं? परासरण दाब को। तो इतना तो डिटेल नहीं होना चाहिए, आपको पता होगा अगर पढ़े हैं पूरा डिटेल तो। इसको देखिए, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। देखिए रासायनिक अधिशोषण का मतलब क्या होता है कि जब कोई पदार्थ के कण, यह पाठ किससे रिलेटेड है? पृष्ठ रसायन पाठ से। पार्ट नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अधिशोषण मतलब क्या होता है? रासायनिक अधिशोषण में जब तत्व, पहले रासायनिक से ही आपको पता होता है कि रसायन में क्या होता है, जब एक तत्व बनकर दूसरा बन गया तो फिर दोबारा पहले फॉर्म में नहीं आता है, उसी का ना रासायनिक बोलते हैं। अब तो उसको बोलते हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि एक बार जो बन गया वह दोबारा अपने फॉर्म में नहीं आए, उसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। तो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? तो अनुत्क्रमणीय होता है। अब रासायनिक अधिशोषण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये बोलता है कि जब किसी गैस के कण, मतलब किसी गैस या विलयन के कण ठोस के पृष्ठ पर जुड़ जाते हैं, किसके माध्यम से? तो रासायनिक बंधन के माध्यम से जुड़ जाते हैं, तो वह अनुत्क्रमणीय हो जाता है। क्योंकि जब जुड़ जाएगा रासायनिक रूप से तो पहले फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका रासायनिक अधिशोषण क्या है? अनुत्क्रमणीय है। ऑप्शन नंबर बी, 4 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए 5 नंबर, तो सबके बारे में आपको मैं, देखिए ऑप्शन में भी होगा। देखिए पहला वाला क्या है, आपको सबके बारे में मैं बता रहा हूँ। पहला वाला आपका CU है, नहीं दिख रहा है, तो पहला वाला को क्या बोलते हैं? कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन ग्रुप का है यह। ठीक है, कीटोन। और बी जो है आपका CHO। ई है आपका ऑल्डिहाइड का, क्या है? ऑल्डिहाइड ग्रुप का। अब सी है आपको, ए है आपको कार्बोक्सिलिक। ये सब इसलिए लिख रहा हूँ कि एग्जाम में कोई और पूछ दे इसमें का। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे ऑर्गेनिक तो पता होगा। OH किसको दर्शाता है? अल्कोहल को। क्या पढ़ रहा है? कीटोन का क्रियाशील मूलक, यही है आपका 1 ही नंबर है। इसको किस तरह में, अब ये इसको तोड़ेगा तो किस तरह से, देखिए वो किस तरह से दिया है। कार्बन में कई गो होता है अंतिम कक्षा में? 4 गो। ऑक्सीजन में आपको 2 गो। तो देखिए कार्बन को यह 2 गो यहाँ पर कर दिया है ऐसे, और यह 2 गो को ऐसे, मतलब इस तरह से दे दिया है।
एक मिनट, इस तरह से दिया है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको आप इस तरह से भी दे सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब ये दो को और जुट सकता है, इसका संकेत, इसका कहने का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म आपका ऑप्शन नंबर ए आपका NH3 हो जाएगा। ठीक है, इन सब के तुलना में यह ज्यादा प्रबल भस्म है, क्षार ज्यादा है यह। और धातु जितने होते हैं वो सभी क्षार ही होते हैं और अधातु अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बताइए। प्रथम अभिक्रिया कोटि के लिए आपको हम बताए हैं इतना। प्रथम कोटि अभिक्रिया को हाफ अप्लाई पीरियड को संकेत में ऐसे देते हैं, ये होता है 0.693/K। अब बोलिएगा ऑप्शन में हिले नहीं है, तो ऑप्शन में ही है ना, बोलिए। बहुत सारे बुक में आपको इस तरह से दिया है, एनसीईआरटी में इस तरह से दिया है और सब में इस तरह से, शायद एनसीईआरटी में इस तरह से, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे बताता है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद उतना चलेगा, थोड़ा सा कहीं तो अंतर है तो उतना दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 7 हो गया ना, 7 का कितना, 6 का हो गया ए और 7 का हो गया बी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको कैसे हल करना है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड के बारे में क्या बोल सकते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया अपने जितना भी द्रव्यमान है उसको आधा पूर्ण होने में, रिएक्शन को आधा पूर्ण होने में जो भी समय लगता है वह समय उस रिएक्शन का हाफ लाइफ ऑफ पीरियड है। जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम का कोई पदार्थ है अभिकारक, ये जब 50 ग्राम में क्या होता है, जब रिएक्शन होता है तो इससे अभिक्रिया और से उत्पाद जाकर, मतलब मात्रा उत्पाद की ओर जाता है। अब ये जाएगा, इधर गया इधर गया, जब 50 तक चला गया तो उसको 50 तक जाने में जो समय लगा वही आपका उस समीकरण का हाफ लाइफ पीरियड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को 8 नंबर देखिए क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? तो जिंक का अयस्क नहीं है तो देख लीजिए, आपको मैं सब बता दे रहा हूँ, जिंक का जितना अयस्क है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। प्रथम जो दिया है आपका जिंक ब्लेड, उसका ZnS होता है संकेत। बी जो दिया है ये आपको है ZnCO3, ये अभी जिंक का ही अयस्क है। आपका सी जो दिया है ये अभी ZnO जिंकाइट है, इसका संकेत ये है। आपको जो डी दे रहा है ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट का क्या था, Al2O3 यह किसका है, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता रहा हूँ जिंक का होता है 2 और होता है, एक होता है बिलेमाइट। कौन होता है, बिलेमाइट। तो इसका संकेत क्या है, तो बिलेमाइट का संकेत है ZnCO3। और अंतिम है आपका फ्रैंकलिनाइट। फ्रैंकलिनाइट इसका संकेत होता है ZnFe3O4। ठीक है, तो आपका 5 गो जिंक का अयस्क है। फर्स्ट हो गया जिंक प्लेट, जिंकाइट, केलेमाइट, और एक हो गया बिलेमाइट, और फ्रैंकलिनाइट। सबका संकेत होगा। अगले एग्जाम में आपको पूछ सकता है, इसका संकेत के रूप में दे देगा, पूछ सकता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बॉक्साइट का तो पता है एल्युमिनियम का है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। डी आपका किसका है, सोडियम का है। सोडियम बोल रहा हूँ, यह एल्युमिनियम का है, तो इसीलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का नहीं है, तो ये आपका बॉक्साइट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछता है, आपको ऑक्सीकरण से देख रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, यह ऑक्सीकरण है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, इसका 0 होता है, निकेल का क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब कैसे होता है ए जानिए। देखिए CO जो है, CO की आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इसको शॉर्ट में ON लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होता है 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। जानते हैं ना, को जो भी स्टेबल हो गया तत्व उसका 0 होता है, क्योंकि यह उदासीन अणु है। CO क्या है, उदासीन अणु है।
यह नॉर्मल आपको सोडियम दिख रहा है, यह उदासीन नहीं है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ये जब तक किसी को देगा नहीं तब तक यह उदासीन नहीं होगा। अब जैसे क्लोरीन है, इसके पास एगो की कमी है, ये जब तक एगो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तब तक यह संतुष्ट नहीं होगा, यह उदासीन नहीं होगा। मतलब ऑक्टेट पूरा करना होगा इसको, तभी जाकर उदासीन होगा। अब CO अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है, इसीलिए उदासीन है। तो इसीलिए आपका Na का, जब Na का आप ऑक्सीडेशन नंबर मानते हैं X, मान लीजिए आपका Na हो गया, इसके बाद क्या है CO इस तरह से 4 है। अब इसका हो गया 0। अब निकाल दे किस तरह से है, इसको जोड़िएगा, मान लीजिए इसका X है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर CO का तो 0 है, उसका संख्या कितना है 4 गो, टोटल कितना होता है 0, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है ना, तो 0 हो गया। अब इसके बाद क्या करिएगा, ये गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 तो X बराबर 0, इसीलिए Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यही अगर कोष्टक में नहीं रहता तब इस तरह से यह नहीं होता, 0 नहीं होता, कुछ और होता। जैसे कि आपका NaCl है, तो आपका Na का पूछेगा तो ये +1 है और Cl का पूछेगा -1 है, लेकिन यह स्टेबल, लेकिन टोटल का पूछेगा तो क्या होगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। इसमें कोई कंफ्यूजन 9 नंबर में नहीं ना। चलिए 10 नंबर, रवादार ठोस है, इसमें से कौन सा रवादार ठोस है, तो रवादार ठोस आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, अब रवादार ठोस होने के लिए क्या होता है कि घनत्व, जिसका घनत्व अधिक होता है वह रवादार होता है, और रवादार कौन हो जाएगा, जिसका घनत्व कम होता है। जैसे आपका कांच हो जाएगा, रबर, प्लास्टिक, ये सभी और रवादार में हो जाएगा। आगे भी क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा बता दूं। अपवर्तनांक क्या है, जिसका घनत्व अधिक होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। अब अपवर्तनांक अधिक होगा तो रवादार में भी उसका ठोस होता है, रवादार उसका ठोस होता है। अब घनत्व का मतलब क्या होगा, जो बहुत घन हो। देखते हैं अब देहात में खेत बोता है, कोई धान बोता है, तो जो लगे लगे बोल देता है तो क्या कहते हैं, देख बड़ी घन बो दिया ये, सॉरी मतलब फरका के रोप दिया तो बोलेगा बड़ी फरक झाड़ बो दिया, एकदम लगे बो दिया तो सब बड़ी घन बो दिया है। और उसमें क्या होता है, उस कोण के बीच स्पेस बहुत कम होता है। अगर उसका घनत्व ज्यादा है तो जब कम होगा तो वो एक दूसरे पर बल लगाएगा तो टॉस मस नहीं होगा, उसके पास स्पेस नहीं है तो होगा ही नहीं। तो घनत्व ज्यादा होगा तो कठोर होगा तो उसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा अगर घनत्व ज्यादा है तो। क्वेश्चन मान लीजिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा हीरा का घनत्व, तो हम शुरू से चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं वायु का घनत्व बोल रहा हूँ, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक तो पहले वायु का होता है कितना 1.003 होता है। ये क्वेश्चन पूछता है इसीलिए सब बता दे रहा हूँ, इसीलिए। इसके बाद जल का 1.33, इसके बाद क्या होता है बल्ब का होता है 1.31, इसका होता है कांच। ठीक है, कांच का 1.5 से 1.9 तक। ठीक है, इसके बाद एक और होता है क्राउन कांच का 1.52 होता है क्या अपवर्तनांक। इसके बाद होता है हीरा, और हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, ये तो क्वेश्चन था आपका रवादार ठोस क्या तो हीरा। मैं यहाँ पर इसी लेवल बता दिया, अपवर्तनांक भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में, इसीलिए सबका मैं बता दिया एक लाइन में। तो लिख लीजिएगा या आप पढ़े भी होंगे तो एक बार रिवाइज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इसका ए हो गया 10 का ए। चलिए 11 नंबर, ओलियम का सूत्र देखिए। ओलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ओलियम को कुछ और भाषा में भी बोलते हैं, उसका और भी नाम है तो मैं बताऊंगा। तो ओलियम हो जाएगा आपका H2S2O7। ठीक है, यह है ओलियम। क्या है आपका ओलियम है। ठीक है, ओलियम है। अब ओलियम बनता कैसे है, तो ओलियम कैसे बनता है, तो H3 प्लस H2SO4 से रिएक्शन करके अपना H2O7 बना लेता है, प्लस आपका ये फाइनली इतना बना लेता है। अब जो भी निकले इसमें से
बैलेंस करिएगा तो आपको पता चलेगा। तो यह सल्फर के ही रूप है, इसको बोल सकते हैं आप। एक और नाम इसका नाम बोलता है आपका फॉर्मिंग। ऑप्शन में अगर इस तरह से भी रहता फॉर्मिंग H2SO4 तो भी आपका आंसर हो जाता। फॉर्मिंग H2SO4 को ही हम ओलियम कहेंगे। और ज्यादातर कारोबार जो होता है कंपनी वहां पर इसका यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, इसको बनाने के लिए इसका संख्या 20% और इसका 80% लेते हैं। माने सल्फर ऑक्साइड का 20% और H2SO4 का 80% मात्रा लेते हैं। H2SO4 है यह, ठीक है, SO4 80% लेते हैं तो बन जाता है ओलियम बन जाता है। तो समझ गए कैसे बनता है ओलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ऑप्शन में ओलियम के संकेत अगर इस तरह से लिखे फॉर्मिंग H2SO4 तो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मिंग H2SO4 बोल दिया तो भी आंसर ओलियम ही होगा। ओलियम का सूत्र यह भी हो जाएगा फॉर्मिंग H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या, देखिए एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या आपका 3 होता है। ठीक है, अब कैसे, तो यहाँ पर देखिए H2 में ये पाई बंधन कब होता है, तो जब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है उसमें पाई बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे आपका मैं दे दिया H2 तो इसको पहले बॉन्ड के रूप में लेके तो क्या करेगा, कार्बन 2 है तो अपना ट्रिपल बॉन्ड ले लेगा, 2 हाइड्रोजन है तो एक और ले लेगा, क्योंकि हर कार्बन में अंतिम में 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 को साथ या 3 को कर लिया, एगो इधर या 3 को एगो इधर, 4 को हो गया। इसका देखिए जो डबल बॉन्ड है तो पहले सिग्मा बॉन्ड गिनिए तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गया 3 गो आपका। इसके बाद आपका पाई है ना, पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, तो पाई बॉन्ड की संख्या यहाँ पर 2 गो होगा, एगो ई और ई एगो ई सब इसको मिलाकर एगो, तो 2 गो हो गया पाई बॉन्ड की संख्या, सिग्मा 3 गो। तो इसी तरह एलिलीन का भी संकेत लिखिएगा और इस तरह से करिएगा तो आपको 3 गो आएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 12 के डी। 11 नहीं लिखा हूँ, 11 का क्या आया था, 11 का ई आया था ओलियम। ठीक है, अब आइए 13 नंबर गए। देखिए ये अभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है ना वह ऋणात्मक होता है। ठीक है, आपको अगर मैं फिगर से समझाना चाहूं, देखिए 2 गो होता है इलेक्ट्रोड, एक ड्राई सेल, अब एक ड्राई माने सूखा सेल, ठीक है, शुष्क सेल। तब उसमें देखिए गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है धनात्मक के रूप में काम करता है, लेकिन जो रासायनिक भी सेल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में जाता है। और नॉर्मल जो होता है बैटरी उसमें एनोड धनात्मक का काम करता है। ऐसे आपको पता होगा एनोड प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पर यह ऋणात्मक काम करता है। ठीक है, तो आपका गैल्वेनिक सेल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक का काम करता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है, अंतर पूछता है, गैल्वेनिक सेल और एक और सेल है उसमें अंतर पूछता है, तो उसमें ये अंतर में भी लिखाया होगा, मैं पढ़ाया हूँ, जो स्टूडेंट देख रहे होंगे उसने पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का ए। इसके बाद देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, कौन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपको जो दिख रहा है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन ग्रुप होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 गो हुआ होता है आपको। तो इसमें देखिए इसका जिस भी तत्व का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है वही उसी का प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अब प्रबल तो आपको पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आपको पता है ना, जब पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। अब अंतिम में यही आता है 17 नंबर पर। 18 नंबर तो नॉट है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अंतिम में यही आता है, इधर से जाते हैं तो, और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है। तो यह इधर से गया तो यही ना घटाएगा अंत में, तो इसका अधिक होता है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए
तो ये आपका फ्लोरीन आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसे पता होगा ई नॉट कितना है, इसका होता है प्लस 2.87 वोल्ट होता है। चलिए 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन ग्रुप भी। आपको देखिए प्रेडिक्टेबल से आ गया ना 2 क्वेश्चन, यह भी प्रेडिक्टेबल से ही रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। अब देखिए क्रियाशील मूलक, अब यहाँ पर मैं आपको क्रियाशीलता मूलक के रूप में लिख दे रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट होता है आपको कार्बोक्सिलिक वाला लिखाया था, इसके बाद होता है CuNH2 का, इसके बाद होता है Cn का, इसके बाद होता है ये पढ़े होंगे आप ऑर्गेनिक, तो ये बुझा रहा होगा संकेत सब किसका क्रियाशील मूलक है। इसका बाद होता है अमोनिया का। बोलिए सबसे ज्यादा यह और सबसे ज्यादा कम, अब बोलिए किसका हो जाएगा सबसे ज्यादा, तो किसका हो जाएगा सबसे ज्यादा, इसके देखकर आपको लग रहा है कुछ अनुमान, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 15 के बी। ठीक है सबसे ज्यादा सबसे कम N2 का। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कौन नहीं करता है, तो इसके लिए आपको क्रियाशीलता मालूम होना चाहिए, तत्वों का क्रियाशीलता। जिसका भी हाइड्रोजन के नीचे होगा वह हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस करेगा। अब वो पहले मैं लिख दे रहा हूँ क्रियाशीलता। ठीक है ये हो गया क्रियाशीलता। तो फर्स्ट होता है पोटासियम, पोटासियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद Zn, इसके बाद Fe मतलब लोहा, इसके बाद टीन, इसके बाद Pb, और तब होता है हाइड्रोजन। इसके नीचे होता है कॉपर, Hg, Ag, और तब Au सबसे कम क्रियाशील है, कभी रिएक्शन नहीं करता है। तो देख लीजिए कौन किसको हटा देगा। तो क्रियाशील मतलब क्या, वे धातु जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी यही है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थान रखते हैं, वह हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन यही ना कह रहा है धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कौन करेगा, तो हाइड्रोजन के नीचे कौन है, ये सब है, ये सभी हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेगा। तो ऑप्शन में कॉपर दिख रहा है, तो कॉपर आपका आंसर में हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी। कॉपर जो है हाइड्रोजन को मुक्त मतलब ये नहीं हटाएगा। जैसे आपको HCl दे दिए, ये रिएक्शन करेगा कॉपर, तो यह CuCl2 नहीं बनाएगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन को हटाइए नहीं पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से कमजोर है। समझे। चलिए क्रियाशीलता का मतलब यही होता है कि ये एक दूसरे से कौन मजबूत है कौन कमजोर है। इसको लिख लीजिएगा एक बार। चलिए मिटा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर 42 को क्वेश्चन है। चलिए आपको दिख गया क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अलावा। अब एमिनो अम्ल जो है ना, एमिनो अम्ल यह कार्बोक्सिलिक और N2 यह किसका है, तो यह एमीन का है, यह एमीन ग्रुप है। एमीन एक कैसा है, तो यह क्षारीय है। यह कैसे है, तो यह अम्लीय है। ठीक है, यही दूगों का मिक्सर से बन जाता है आपका क्या, एमिनो अम्ल। तो इसमें कौन है इसके अलावा, तो यह है आपका, यह 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यह एमिनो अम्ल में यह भी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अलावा NH2 भी है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। देखिए अभी आपको मैं बहुत बताया हूँ, क्लास में बताया हूँ, तो अगले साल से मैं हर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा। इस बार क्रैश कोर्स से ही काम चलाइए। ठीक है, चलिए तो देखिए यह जो है सक्रिय पदार्थ पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपके घर में कौन सामान है जो यूजलेस है,
तो कोई काम नहीं है, लेकिन जिसको काम बार बार ले रहे हैं तो वो आपके काम के लायक है। तो उसी तरह जितने भी तरह मान दिया रहता है किसी भी रिएक्शन में, काम के लिए नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है तो पढ़ल रहे, लेकिन जो एक्टिव है उसी को ना रिएक्शन में भाग लीजिएगा। तो सक्रिय द्रव्यमान जितना भी होता है किसी समीकरण का, तत्व का सक्रिय द्रव्यमान जो एक्टिव है, रिएक्शन करने लायक है, उसी पर ना निर्भर करेगा। जो काम करने लायक, जो काम करने में इच्छुक है उसी से ना काम कराइएगा। जो काम करने के लायक ही नहीं है वो चाहता ही नहीं है कि मैं नहीं काम करूं, तो उसके लिए वो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो उसी तरह रिएक्शन में भी होता है, जो सक्रिय द्रव्यमान वाले तत्व है उसी पर वो निर्भर करता है कोई रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसके ई आपका आंसर हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान पर। चलिए 20 नंबर, उजला और पीला फास्फोरस है। देखिए उजला और पीला फास्फोरस अपरूप है, इसके बारे में बताता हूँ। एक और क्वेश्चन बड़ी फेमस है, ये कैसा है? तो ये अपरूप है। अपरूप माने का वो उसी के जैसा दिखे, इसका संकेत क्या होता है? P4। एक हो गया पीला फास्फोरस, इसको रखा किस में जाता है? तो जल में रखा जाता है। यह क्या होता है? हवा में छोड़िएगा ना फास्फोरस को। ये फास्फोरस क्या है? यह आपका अधातु, बोलेगा कौन सा ऐसा अधातु है जो हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है? तो आप मार दीजिएगा तुरंत सोडियम। गलती हो जाएगा, क्योंकि वहां पूछ रहा है आपको अधातु, सोडियम क्या है? धातु। तो अधातु में फास्फोरस होता है, ठीक है। तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है। आप फास्फोरस देखे होंगे, रेड फास्फोरस, तो क्या होता है? आपको जो सलाई होता है उसके ऊपर होता है, तो वो रेड फास्फोरस होता है। ये कहाँ पूछ रहा है? पीला फास्फोरस के बारे में और उजला फास्फोरस के बारे में। तो ये दोनों अपरूप होता है, इसमें कोई ज्यादा साइंस वाला बात नहीं है, और इसीलिए जल में रखा जाता है क्योंकि यह सामान्य टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए इसको जल में रखा जाता है ताकि ठंडा रहे और रिएक्शन ना करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, अर्धपरागम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाए जाते हैं। तो क्या निकल पाए जाते हैं? देखिए अर्धपरागम्य झिल्ली में देखिए रिएक्शन जब होता है ना, यह एक जलीय होता है, इसमें एक जाल की तरह लगाया रहता है। अब रिएक्शन में इधर तत्व, इधर जल हो गया तो इधर कोई तत्व डाला जाता है कि ताकि वो में घुल जाए। तो जिसमें जो तत्व डाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? विलेय होता है। अब जो जिसमें डाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? विलायक, मतलब वो अपने आप में विला ले। दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? विलयन। तो जब विलेय के कण इतना छोटा होगा कि अर्धपरागम्य झिल्ली में क्या होता है ना, कि उसमें छिद्र होता है कहीं, ठीक है, तो उसमें से पार कर जाता है, बाकी अन्य तत्व नहीं पार करते हैं। उसका साइज उसी साइज का होता है कि सिर्फ विलेय कण के ही पार करेगा, उसके अलावा और कोई कण नहीं पार करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलेय के कण जो है वही पार कर पाता है परासरण में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। यह भी क्वेश्चन आपको पृष्ठ रसायन से चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये विलेय कण ही सिर्फ पार कर पाता है अर्धपरागम्य झिल्ली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 22 नंबर, बेरवादार आ गया ना, बेरवादार। वो उस फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? फर्स्ट क्वेश्चन एक था हीरा वाला, तो हीरा वाला क्वेश्चन क्या था? हीरा वाला क्वेश्चन था आपका, किधर गया जी? रवादार। ये क्या कह रहा है? बेरवादार। तो बेरवादार में क्या हो जाएगा? उसी समय बताया था कांच, तो कांच हो जाएगा आपका आंसर। 22 का बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 22 का बी आंसर हो जाएगा, बेरवादार। और इसका ठोस में का जो भी कण होगा उसका घनत्व तो हीरा के तुलना में कम होगा, उसके बीच में स्पेस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांच। बेरवादार ठोस पदार्थ है तो वह है कांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फिनॉल को पहचाने। फिनॉल आपको क्या बताना है? फिनॉल वो से लगा होगा लेकिन एक इस रूप में होगा, कहीं पर जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़िए फिर यहाँ जोड़िए, मतलब इसको हटा सकते हैं, एक जुटेगा OH, तो फिनॉल के रूप में आ जाएगा, उसका संकेत है फिनॉल। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 23 का ए आंसर हो जाएगा फिनॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है?
तो उत्प्रेरक देखिए क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ऑप्शन में दिए रहेगा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया बढ़ता है, सिर्फ बढ़ता ही दे दिया और घटता नहीं दे, मतलब बढ़ता दे दे और घटता भी दे दे, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन कुछ और दे दे और चौथा इनमें से कुछ और दे दे, तो ऑप्शन वहां मारिएगा बढ़ते। लेकिन यहाँ पर देता है, मैंने उत्पादक जो होता है उत्प्रेरक, इसका खोज बर्जीलियस ने किया था। उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? बर्जीलियस ने। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्प्रेरक का खोज बर्जीलियस, ठीक, बर्जीलियस ने किया था। और ये क्या करता है, रिएक्शन का जो दर होता है वो कम या बेस कर देता है। आदमी आवश्यकता के अनुसार उस तरह का उत्प्रेरक लेते हैं, जो बढ़ाता है तो बढ़ाने वाला उत्प्रेरक लेगा, जो घटाता है उसको घटाने वाला। तो ये मतलब घटा बढ़ा दोनों काम कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। लेकिन बता दे रहा हूँ, लेकिन क्या 24 का आपका सी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको ये सी नंबर ऑप्शन न रहे कि अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, ये न रहे ऑप्शन, बाकी सब रहे, अब सी की जगह कुछ और ऑप्शन में आ जाए, तो वहां मारिएगा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। क्योंकि अधिकतर केस में लोग ऐसा उत्प्रेरक लेते हैं कि वो दौड़ बढ़ा दे, ठीक है, तो इसीलिए बढ़ाना हो जाएगा अगर ऑप्शन नंबर सी ना रहता तो, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए, अभिक्रिया आपको दे रखा है, इसमें ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ताप बढ़ाइएगा तो उसका उत्पादन घट जाएगा। देखिए ताप बढ़ाने से क्या होता है कि NH3 का जो भी बनना शुरू होगा वह उधर जाने को तैयार हो जाएगा जिधर उसका मान ज्यादा होगा, ठीक है। यह आपका N2 + 3H2 है, अमोनिया बन रहा है NH3। अब यह रिवर्सेबल है, मतलब इधर से भी जा सकता है। इसमें टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, ताप बढ़ा दीजिएगा, तो ताप बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, उसका मान घटेगा। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन पूछता कि दाब बढ़ाने पर क्या होगा? दाब बढ़ाने पर क्या होगा? इसमें दाब बढ़ाइएगा तो क्या होगा? तो दाब बढ़ाने से क्या होगा कि बढ़ जाएगा। NH3 का मान जो बनने का जो मात्रा है वो बढ़ेगा, ठीक है। माने N3 मिलाने से अभिक्रिया घटने लगता है, क्योंकि अर्थात NH3 का मान घटेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसका मान घटेगा, लेकिन दाब बढ़ाइएगा तो इसका मान बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 25 का। चलिए 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो सभी अयस्क खनिज है, यही बात सही है। बाकी सब सभी खनिज अयस्क है, ये तो गलती है एकदम। देखिए यह क्वेश्चन लिखाया भी हूं मैं, अयस्क मतलब सभी अयस्क खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता। देखिए अयस्क किसको बोलते हैं? तो अयस्क उसको बोलते हैं कि मतलब उसके निष्कर्षण करने से वैसा खनिज जिसको निष्कर्षण करने से कम लागत कम समय में अधिक मात्रा में हमें धातु प्राप्त हो, उसे कहते हैं अयस्क। उस खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क। तो आपको जितने अयस्क है वो सब खनिज है, लेकिन टोटल खनिज अयस्क नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारा खनिज मिलेगा जिसमें लागत ढेरे होगा, बहुत चीज ज्यादा होगा, लेकिन कम मात्रा में मिलेगा हमें धातु, तो उसको खनिज के रूप में ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 का क्या है? 25 का आपका बी है, ठीक है। और 26 का आपका ए हो जाएगा आंसर। चलिए 27 नंबर, बेंजीन का अणुसूत्र, मतलब ये क्वेश्चन पूछने वाला है C6H6। अगर इस तरह से दे दे तो ठीक है, इस तरह से भी दे सकता है बेंजीन। संकेत हो गया बेंजीन का, तो इसमें तो कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 नंबर, आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है? तो आदर्श विलयन के लिए यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। देखिए राउल्ट का नियम। अब आदर्श विलयन, आइडल विलयन, मतलब जिस भी तत्व में समांगी मिश्रण माने विलयन और विलय का समांगी मिश्रण हो जाता है उसे ही आदर्श विलयन कहते हैं। तो ये राउल्ट के नियम को भी फॉलो करता है। आदर्श विलयन जो किया था ना, वो आदर्श विलयन, और राउल्ट ने जो भी विलयन पर प्रयोग किया था वो आइडल विलयन ही था, आपका आदर्श विलयन ही था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैं ज्यादा डील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि
जब क्रैश कोर्स करूंगा तो वहां पर मैं इसके बारे में बता दूंगा अगला वीडियो में, क्योंकि अभी इसके बारे में ज़्यादा मैं छानबीन नहीं किया हूँ, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए। चलिए 29 नंबर देखिए। 29 नंबर HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बताइए। ये देखिए इस HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, पूरा फुल फॉर्म हो गया। तो इसमें कितने होते हैं परमाणुओं की संख्या, तो पहले ये समझिए हेक्सागोनल मतलब ये षष्ठकोण के रूप में, मतलब ये तत्व सब क्या होता है, एगो तत्व परत के रूप में होता है, ऐसे होता है ना, ठीक है। सब तत्व है, एक परत ही सिर्फ लिया हूं, तो जिस तत्व को 6 अन्य परमाणु टच करे उसी को हम बोलते हैं हेक्सागोनल परमाणु। मान लीजिए इसको हम देखते हैं, ये तत्व देखिए 1 2 3 4 5 6, यह भी मतलब टच किया है इतना। अब यह क्या है, एक हेक्सागोनल के रूप में दिख रहा है कि नहीं। इसको अन्य कितने तत्व टच कर रहे हैं, तो 6 को, इसको उप सहसंयोजक भी बोलते हैं, ठीक है। तो 6 को कर रहा है, इस तरह का जो संरचना बनाएगा उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो ये 6 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अन्य कितने तत्व इसको टच कर रहे हैं, तो 6 को, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन और आता है, यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है SCC FCC BCC, क्वेश्चन उठाता है आपको एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणुओं की संख्या कितने होते हैं, मतलब HCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बनाने में कितने परमाणुओं का योगदान होता है, यह भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ये होता है, इसको बनाने में आपको एगो होता है, इसको 4 गो, और इसको बनाने में 2 गो। इसका आप डिटेल करोगे तो बहुत ज्यादा चल जाएगा। और यह भी क्वेश्चन पूछा है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, ये पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसका कितना होता है 52.4 होता है, और इसका कितना होता है 74 पॉइंट इतना, और इसका होता है 68%, या 74% भी देता है, या 74 पॉइंट कुछ और लगा भी देता है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है। आप देख लीजिए HCC जो है HCP, इसमें क्या हो गया 6 गो, और इसका हो जाता है 60.4। पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा HCP का, तो 60.4 हो जाएगा, और बाकी सब ये आपको दिख रहा है। इसका डिटेल आपको आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये क्या है SCC और FCC और BCC, ठीक है। तो ऑप्शन, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है तो इसको आपको रट जाना है, ठीक है, पूरा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखता हूँ, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो मार दिया मैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर, कीटोन का चयन इसके कराने पर क्या बनेगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में यह आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए आपको 31 नंबर, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं पृथ्वी के तल से, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं हमारा दबाव कम होने लगता है। हम सीधा क्यों चल पाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारा दबाव पड़ा हुआ है, तभी जाकर हम सीधा चलते हैं। ये देखते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं तो तैरने लगते हैं, वो क्यों, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय टेम्परेचर दाब जो है बहुत कम है ही नहीं, इसलिए आदमी तैरता है। तो आपका वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है पहाड़ पर, इसीलिए तेजी से नहीं आपका नहीं वहां पर नहीं जल्दी उबलता भी नहीं है जल्दी। यह भी क्वेश्चन पूछता है पहाड़ पर दाल क्यों नहीं कम, माने आपको क्या बोलते हैं उबलता है, लेट से क्यों उबलता है, तो वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, ठीक है। चलिए 32 नंबर, आपका यह कौन सा ग्रुप है, आपका यह CO, उस समय नहीं बताया था अभी बता दे रहा हूँ, यह होता है एमिडो ग्रुप के अंतर्गत आता है, एमिडो ग्रुप के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, एमिडो ग्रुप ए है, ठीक है। एमिडो ग्रुप के अंदर आता है आपका, यह क्रियाशील है आपका, ठीक है, एमिडो ग्रुप में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, आप बताइए। टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव जितने भी कोलाइडे विलयन होता है वो सभी टिंडल प्रभाव को व्यक्त करता है,
ठीक है। अब यहाँ पर आ गया कोलाइडी विलयन, ठीक है। इसके लिए होता क्या है कोलाइडिंग विलयन। देखिए 3 गो विलयन होता है, कोलाइडी विलयन, एक वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, एक होता है निलंबन, ठीक, निलंबन। अब देखिए क्या क्या होता है इसमें। जब जो भी विलयन के कण होते हैं अगर उसका साइज 1 नैनोमीटर से अधिक और 1000 नैनोमीटर से, मान लीजिए 100 हो गया कोलाइडी विलयन, और 1000 नैनोमीटर से कम होता है वही कोलाइडी विलयन होता है। अब जिसका 1 नैनोमीटर से कम होता है वो वास्तविक विलयन होता है, और जो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है वह निलंबन कण होता है। जैसे निलंबन कण क्या आ जाएगा, जैसे जल में अगर बालू घोलल है, पूरा गीला घोल दिए तो आपको कण भी दिख जाता है। इसका साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है तो इसके कण आसानी से देख पाते हैं। और इसका कण यह हो जाएगा नमक पानी का घोल, जैसे नमक पानी का घोल हो गया, या आपका चीनी का हो गया, ठीक है, चीनी पानी का घोल हो गया। ये सभी वास्तविक विलयन में आता है, क्योंकि यह घुल जाता है तो क्या आप नमक के कण देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसके कण नहीं देख सकते हो, इसके कण देख सकते हैं। इसको भी नहीं देखने के लिए कुछ चाहिए आपको, यंत्र के माध्यम से देख पाइएगा। और कोलाइडी विलयन में आपका जैसे पायस हो गया, घी हो गया, घी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, दही हो जाएगा, ये सभी कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आता है, ठीक है। गोंद आ गया, वो सभी कोलाइडी विलयन है। तो ऑप्शन नंबर हाँ, सोने का कोलाइडी घोल भी, ये अभी आपका आएगा। इसके अगर पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको पता चल रहा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चीनी के घोल। चीनी के घोल कैसा है? तो ये वास्तविक विलयन है, ठीक है। बाकी सब आपको दिख रहा है, जो सोने का कोलाइडी घोल, स्पंज, स्पंज भी आपका यह कोलाइडी में आता है, ठीक है। और इमल्सन, इमल्सन भी आपको बहुत बार पूछता है, इमल्सन। तो इमल्सन भी आपका कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आता है। जितने भी कोलाइडी विलयन है वो सभी टिंडल प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और वास्तविक विलयन और निलंबन कण यह टिंडल प्रभाव को नहीं व्यक्त करते हैं, नहीं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 33 का, 33 का ये हो जाएगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, चलिए हाथ में है, 33 का ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो मैं इसी से बोल दिया। चलिए चलिए, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है आपको CH3COOH, एथेनोइक अम्ल है यह सिरका में। ये अब क्या है, इसका नाम क्या है? तो ये एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। इसका एक और नाम है एसिटिक अम्ल, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन पूछते हैं ना आप लोग कि एसिटिक अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका होता है। या सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। इसका नाम आपका केमिकल नाम है एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसे सिरका एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। देखिए 42 को क्वेश्चन दिया, लेकिन आपको बनाना कितना होता है? 35 तो ही बनाना होता है, समझे। तो चलिए, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? अब देखिए सिल्वर मिरर का आया है ना, यहाँ पर मैं पूरा डिटेल करता हूँ सिल्वर का। देखिए जितने भी एल्डिहाइड एवं कीटोन होते हैं उसको विभेद करने के लिए, अंतर करने के लिए हम सिल्वर मिरर जांच करते हैं। अब बात समझे, जांच क्या है? तो जब एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करना होता है तो उस अंतर को करने के लिए जो जांच का उपयोग करते हैं वो सिल्वर मिरर जांच करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो मान लीजिए कि हम एगो एल्डिहाइड ले लिए C3CHO, ये कौन सा हो गया? तो ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। इसको रिएक्शन कराते हैं हम Ag2O से, ठीक है। तो ये रिएक्शन करके बना लेता है आपका 2Ag प्लस CH3COOH। ये क्या है? तो एसिटिक अम्ल बना लेता है। तो ये बना दिया, इसका मतलब ये को पता चल गया कि यह एल्डिहाइड है। जब एल्डिहाइड से Ag2O से, मतलब यह क्या है? चांदी है ना, चांदी को रजत भी बोलते हैं। रजत जांच भी लिख सकता है। देखिए क्वेश्चन सिल्वर जांच जो लिखा है ना, सिल्वर जांच, इसको यह रजत जांच भी लिखता है, रजत जांच, क्योंकि
सिल्वर को रजत बोलते हैं, तो इसको रजत जात भी बोलता है। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर किया जाता है तो हम सिल्वर जांच से ट्राई करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जांच के बाद क्या बनता है, तो यही बनता है आपको कार्बोक्सिलिक बनता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा आंसर। बना है एसिटिकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना पूछ रहा है कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, तो यही कार्बनिक यौगिक है, यही बनता है अंतिम में एल्डिहाइड को अगर कराते हैं रिएक्शन। तो कीटोन से कराइएगा तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बस खत्म है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं। तो आपको पता ही होगा, वैसा खनिज जिससे निष्कर्ष करके धातु प्राप्त करते हैं उसे अयस्क कहते हैं। अब अयस्क के बारे में बता ही दिया हूँ कि जब वैसा खनिज जिससे कम लागत कम समय में अधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो उसे अयस्क बोलते हैं। और सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 का, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। देख रहे हैं आप लोग के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, तो थोड़ा मेहनत भी साकार कराइए। चलिए क्वेश्चन देखिए 37, निम्न में से कौन मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र है। देखिए मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यही है। अब देखिए इसका और ही नाम है, इसको मिथॉक्सीमीथेन भी बोलते हैं। अगर यह इस रूप में दे दिया, इसको हम डाई मिथाइल ईथर भी बोलते हैं। ईथर का यह है ना, तो इसे डाई मिथाइल ईथर भी बोलते हैं, या फिर मिथॉक्सी मीथेन भी बोलते हैं। मिथॉक्सी मीथेन भी बोलते हैं या डाई इथाइल ईथर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा, 37 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आस पड़ोस में कोई एग्जाम दिया होगा 20 वाला, तो मान लीजिएगा क्वेश्चन पेपर मिला सकते हैं आप। चलिए 38 नंबर, ये आपको ये अभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि शिफ्ट वाला दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर होगा, तो ऐसे भी चेंजिंग हो सकता है। क्वेश्चन पेपर तो चेंज रहता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइए कि मास्टर दूसरे बता देना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। देखिए अनुसंख्यक गुण के लिए 4 गुण है। ये तो एक है क्वथनांक गुणन, दूसरा है परासरण दाब, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। और यह सब क्या है, परासरण दाब आपको दिख रहा है, परासरण। तो ऑप्शन नंबर ए 38 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुसंख्यक गुण वही दर्शाता है। तो अनुसंख्यक गुण के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि विलयन जो अणु पर निर्भर करता है, मतलब वह विलयन जो अणु पर निर्भर करता है उसे हम अनुसंख्यक गुण कहते हैं। ठीक है, अब अणु पर ही निर्भर करेंगे, वही ना अणु ना आपको घुलता है तो विलयन बनता है, तो अणु पर ही निर्भर करेगा। तो ये परासरण दाब है। चलिए 39 नंबर देखिए, एल्केलन यह क्या है, क्या देखिए एल्कलन, यह CnH2n जो वो दिख रहा है यही है। अब इसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन एक आता है इसी से मिलता जुलता, गिल्सरॉल का संकेत बोलिए या सूत्र बोल दीजिए। सूत्र लिख रहा हूँ, तो होता है CHO3। ठीक है, यह 3 है O3, तो C3H8O3 यह गिल्सरॉल का संकेत है। ये किसका है, तो ये है आपका एल्कलन का। ठीक, एल्केनल का आपका संकेत है। ठीक है, इसको इस रूप में ना लिखकर अगर यह CH2ON के रूप में दे तो भी यह हो जाएगा आपका एल्केनल। समझे। चलिए 40 नंबर, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो चतुष्फलकीय होने के लिए क्या है कि 4 लिगेंड होना चाहिए। अब वह sp3 संक्रमण होना चाहिए। कितने, 4 लिगेंड होना चाहिए। अब लिगेंड में बताऊंगा क्या है, और sp3
संक्रामक होना चाहिए, संक्रमण sp3 संक्रमण होना चाहिए और 4 लिगेंड होना चाहिए। अब sp3 होने के लिए आपको एक बहुत लंबा हो जाएगा अगर बताना जाऊं तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक और कौन चतुष्फलकीय आकृति है, तो ये है आपका, देखिए दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। बहुत लोग ऑप्शन नंबर ए मारा होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यह जो है चतुष्फलकीय आकृति में होता है, लेकिन यह जो इसका संक्रमण होता है sp3 नहीं होता है, उसका होता है आपको dsp2 संक्रामक होता है। ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर ए का संक्रमण जो होता है dsp2 होता है, इसीलिए यह नहीं दर्शाएगा आपका चतुष्फलक। ठीक है, चतुष्फलक आकृति के रूप में होगा अगर सजाइएगा तो, लेकिन ये इस रूप में नहीं आएगा, संक्रामक sp3 के रूप में नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर, डी ही आंसर होगा, ए नहीं होगा। अब बहुत लड़का लोग ए मार्कर आया होगा, बोल रहा होगा कि सही है, लेकिन वो गलत बनाया है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। बस हो ये गया, बस देखिए, वात्य भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो वात्य भट्टी में CO के उपस्थिति से Fe अवनमन होता है। CO जब वात्य भट्टी में CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तभी Fe अपचयन होता है, मतलब लोहा ऑक्साइड होता है। ठीक है, कैसे होता है? तो मतलब आयरन ऑक्साइड हो जाता है, तो FeO प्लस CO रिएक्शन कर देता है, 1000 टेम्परेचर होता है, हीट करता है, तो Fe प्लस CO2 बन जाता है। तो किसका ऑक्साइड होता है? तो आयरन का ऑक्साइड होता है, आयरन को हटा देता है, ऑक्सीजन हटना मतलब ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। वात्य भट्टी में CO की उपस्थिति में आयरन को ये ऑक्साइड कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अंतिम क्वेश्चन 42 नंबर। इसके बाद सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड और लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा CrO2 आपका लौह चुंबकीय। देखिए क्रोमियम है, यह प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि जब कोई चुंबक के संपर्क में आ जाए और आ करके कोई और तत्व को आकर्षित करने लगे, मतलब वो अभी चुंबक की तरह काम करने लगे अगर चुंबक के क्षेत्र में आने के बाद, तो उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, एक मिनट आपका अनुचुंबकीय हम बता रहे हैं, अनुचुंबकीय यह है अनुचुंबकीय CrO2। अब जो Fe3O4 है, यह अब हमको तो लौह चुंबकीय ना कह रहा है, कौन लौह चुंबकीय प्रदर्शित करेगा, चुंबकत्व प्रदर्शित करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेगा, Fe3O4। ये क्या है? अनुचुंबकीय है। ठीक है, CrO2 अनुचुंबकीय, चुंबक के संपर्क में आकर वो भी चुंबक की तरह काम करने लगे, उसे अनुचुंबकीय। लौह चुंबकीय जो लोहा के रूप में है, लोहा है ना इसमें, लोहा आपको पता ही होगा कि यह चुंबक के संपर्क में आते ही यह भी चुंबक जैसा काम करता है, इसलिए चुंबक लोहा को अट्रैक्ट करता है ना, इसलिए लौह चुंबकत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। हाँ, जो लड़का पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का तैयारी करे वो अभी देखेगा तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है, जिस तरह से मैं बताया हूँ उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, तो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।